ख़वातीन और हज़रात, इक़बाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। In this episode, we are honored to welcome Nadeem Bhai, Nadeem Akhtar Tareen Sahab, who embodies the true essence of this share by Iqbal. नदीम भाई इज़ अ लिविंग लेजेंड, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में तारीख़ के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सर सैयद ने जिस नीयत, जिस अज़्म से इस इदारे की बुनियाद रखी, उसकी मिसाल दुनिया में कम देखी गई है। लेकिन 100 से ज़्यादा साल गुजरने के बाद भी इस कहकशां के कुछ सितारे अपनी रोशनी से कायनात मुनव्वर किए हुए हैं। नदीम भाई ने अपनी मादरे दस्तगाह से मोहब्बत की एक नज़ीर कायम की है। ख़वातीन हज़रात, सर सैयद ने चंदे के लिए पैरों में घुंघरू बांधे और सर सैयद के मिशन के कायल जागीरदारों ने, सरमाएदारों ने अपनी अपनी जागीरें और सरमाया इस इदारे के नाम लिख दी। लेकिन एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के एक तालिब इल्म ने इस यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया और बतौर एक्नॉलेजमेंट इस यूनिवर्सिटी को 500 स्टूडेंट्स का एक हॉल ऑफ रेसिडेंस बनवाकर डोनेट किया। ऐसी मिसाल कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, काफ़ी अरसे के बाद फ्रैंक सलाम साहब ने एक डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी को बनवा कर दिया था। तो आज मेरे साथ बातचीत के लिए नदीम भाई मौजूद हैं। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया कि आपने याद किया और मेरी हौसला अफजाई की। जज़ाकल्लाह खैर। नदीम भाई, गुफ्तगू से पहले अपने सामीन को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और मैं बड़े अपने साथ इस हकीकत को लेके चलता हूँ कि नदीम तरीन हॉल प्रोजेक्ट पर लेआउट से लेके और रूम्स के अलॉटमेंट तक मैं नदीम भाई की तरफ से इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर था। और खुदा गवाह है कि पूरी अकीदत के साथ इस इमारत को, इस मिशन को पूरा करने तक मैं जुड़ा रहा। और आज भी जब मैं उधर से गुजरता हूँ, एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मेरे अंदर आता है। और भी एक एतराफ़ ये करना चाहता हूँ कि जब हमने प्रोजेक्ट ये शुरू किया नदीम भाई के छोटे भाई शाहनवाज के साथ, तो मुलाकात हमारी बहुत ज़माने के बाद हुई। और जब मुलाकात नदीम भाई के साथ हुई तो नदीम भाई की ह्यूमिलिटी और उनका जो कंपोजर है उस पर यकीन करने में मुझे खासा वक्त लगा। तो नदीम भाई, आपका सफ़र यानी तालीमी सफ़र, बुनियादी तौर पर आप संभल से, सराय तरीन से आपका आबाई वतन है, वहाँ से अलीगढ़ और फिर उसके बाद सऊदी अरब तक का जो सफ़र रहा, तो मुख्तसर तौर पे अगर आप हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरी इब्तदाई तालीम तो उर्दू मीडियम से हुई रामपुर में, 7वीं क्लास तक। और उसके बाद 8th में मैं सराय तरीन आ गया। 8th मैंने सराय तरीन के मिडिल स्कूल से किया, हिंदी मीडियम से। और उसके बाद फिर संभल में शंकर स्कूल है था उस वक्त, अब तो शंकर कॉलेज हो गया है वो। हम्म। तो उससे मैंने हाई स्कूल किया हिंदी मीडियम में। और उसके बाद मेरे और कजिन्स वगैरह अलीगढ़ में पढ़ते थे, उन लोगों ने कहा कि अब तुम्हें अलीगढ़ जाना चाहिए। तो जी। मेरा ये मेडिसिन में जाने का था। मैंने फॉर्म भी बायोलॉजी से भरा था, लेकिन अपने आप मेरा एडमिशन होकर आ गया मैथमेटिक्स में। अच्छा। तो अल्लाह ताला को इंजीनियर बनाना था, तो सही। मैथमेटिक्स में दाखिला हुआ। मैं प्री यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ चला गया, हम्म। वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी किया। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। और इस तरह फिर सिविल इंजीनियरिंग अलीगढ़ से किया। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर तक उसी ज़माने में जब एमएससी इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी वक्त पहली दफ़ा दिल्ली में जॉब्स अप्लाई किया, तो वहाँ पे जॉब मिल गया। ये वाटर एंड सीवेज डिस्पोजल अंडरटेकिंग में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। अच्छा। तो 6 महीने वहाँ पर काम किया। उसी बीच एक साहब अपने आप दरवाजे पर आए और उन्होंने खुद ज़बरदस्ती खुशामद करके और वो लेकर गए। और उन्हें ले जाने के बाद सऊदी अरब का बहुत वीज़ा भी वो एक्सपायर्ड था। बहरहाल वो भी एक पूरी स्टोरी है कि जी। किस तरह वीज़ा लग गया और उसके बाद मैं यहाँ सऊदी अरब आ गया। जॉब पर आया था यहाँ पर।
तो हम्म, 1980 में, एंड ऑफ 1980। अच्छा। तो बस वो शुरू किया तो एक साल पहला तो मुझे लगा अपने आप को प्रूफ करने में, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसा एहसान किया और इतने अच्छे साथी मिले यहाँ पर जिनके साथ मैं काम करता था कि फिर कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं आया। और 1982 से फिर ऑनवर्ड में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इंडिपेंडेंट पूरी कंपनी को लेकर आगे बढ़ता रहा, और आज तक वो सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और खाली सऊदी अरब में ही नहीं है नदीम भाई, मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज में भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह गालिबन हैं। नहीं, मैंने कोशिश तो की, एक मरतबा दुबई में कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। क्योंकि अच्छा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये ज़रूरी है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन हो उसके अंदर, और हम लोगों की कामयाबी का राज ये था कि जी। हम ग्रास रूट से उससे लगे हुए थे, और नीचे से बिल्कुल हमने शुरू किया था काम अपने हाथ से। जी। तो जब तक आप किसी काम को पूरे तरीके से, पूरे अपनी जान लगाकर मुनहमिक होकर ना करें, तो इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना आसान नहीं है। एक तो सही। ये कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओपन बिडिंग से मिलते हैं, सही। और बिडिंग के बाद उसमें सारी दुनिया लगी होती है। उसके हम्म, बाद लोएस्ट प्राइस के ऊपर आपको उसको विन करना, और उसके बाद उसमें प्रॉफिट कमाना, और उसको हैंडिंग ओवर करना प्रॉपरली कि आपका नाम भी हो, रिपीटेड आपको फिर उसी क्लाइंट से काम मिलते रहें। जी। वो सब जब ही हो पाता है कि जब आप बिल्कुल फोकस्ड। सब दिली के साथ फोकस्ड हो जी। और डिटर्मिन्ड हो कि मुझे ये काम करना है, और उसको बिल्कुल ओढ़ना बिछोना बना ले। तो हमने यही किया कि हमने उस काम को अपने ओढ़ना बिछोना बना लिया। नौकरी, या ये नहीं समझा कि ये नौकरी है या किसी और का काम है, बल्कि अपना काम समझकर किया। मेहनत की, मेहनत की आदत शुरू से थी क्योंकि, तो वो मेहनत अल्लाह ताला ने वो रंग लाई, और उसका नतीजा ये निकला कि जो हमारे पार्टनर वो थे, ओनर्स या स्पॉन्सर्स, उन्होंने ही ये कहा कि भाई आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हमारे साथ पार्टनर बन के काम कीजिए। तो उन्होंने पार्टनर बना लिया, और फिर उनके साथ पार्टनरशिप में काम किया। गुड। अच्छा। अच्छा नदीम भाई, ये 90s की बात है जब आपने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, और उसमें आपने ये डिसीजन लिया था कि इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग द अमाउंट टू द यूनिवर्सिटी, आप खुद उस हॉल को बना करके देंगे। और उसकी उस वक्त जो एक आम लोगों के अंदर चर्चा थी वो था कि 2.5 करोड़ की इसकी इन्वेस्टमेंट होगी टोटल। तो नदीम भाई, इसका इंस्पिरेशन कैसे, हाउ डिड यू फील कि ये एक मुझे करना है? और ये उस वक्त भी इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था, 2.5 करोड़ आज भी बहुत बड़ी रकम है, और 90s में भी बहुत बड़ी रकम थी। सो व्हाट वाज, हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड टू डू दिस प्रोजेक्ट? एक्चुअली ऐसा था कि मैं जब अलीगढ़ गया था जी। 71 72 में, तो उस ज़माने में हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता था। हम्म। बल्कि वो हो जाते थे, अटैच बॉर्डर्स हो जाते थे। सही। तो मैं, बंगाली कोठी एक जगह थी, वो आफ्ताब हॉल का अटैच बॉर्डर उसको करके हम्म। यूनिवर्सिटी ने उसमें हमें रखा था। हम्म। तो हॉस्टल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, अक्सर लड़कों को हॉस्टल नहीं मिल पाता था, खासकर पहले साल में। जी। तो वो सारी परेशानियां तो देखी थी और मालूम थी कि वहाँ पर हॉस्टल्स की परेशानियां हैं, जबकि इतना अच्छा, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी और इतना अच्छा माहौल, एक्चुअली उसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वही ये है कि उसमें हॉस्टल्स में रहा जाए और हॉस्टल्स में ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉस्टल्स जो हैं वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट थे यूनिवर्सिटी की लाइफ का। जी। उसके बाद खैर फिर हॉस्टल मिल गया, वहाँ पर रहे, वहाँ पर एंजॉय किया, इतनी हर तरह की वहाँ की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी, सही। कल्चरल भी। उसके बाद फिर फौरन ही पढ़ते यहाँ आने का मौका मिल गया। जी। तो मैं जब यहाँ आ गया तो तकरीबन 10 साल तो मुझे ये अपने कामों में और इसको मैनेज करने में लगे। सही। उसी जमाने में 91 92 में मैंने कुछ अच्छे काम किए, और उसमें कुछ पैसा मेरे पास हो गया। तो मैं चाह रहा था कि एक दिल्ली में एक फ्लैट लेना, जो तकरीबन इतनी अमाउंट का था, कनॉट प्लेस पर। हम्म। इसी बीच में हमने यहाँ पर कुछ चैरिटी के काम शुरू किए थे, छोटे छोटे जो एजुकेशनल उसमें। तो हम, मेरे एक दोस्त हैं फातमी साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जी। तो जी। वो जानते थे मेरे नेचर को, तो उन्होंने अबुल हसन सिद्दीकी साहब ने, वो जो प्रो वाइस चांसलर थे उस जमाने में, जी। वो उन्होंने एक वो शुरू किया था कि हम मिडिल ईस्ट जाएं और वहाँ से
हॉस्टल्स के लिए, या एक मेडिकल कॉलेज उनका इरादा था कि करीब लखनऊ के करीब एक मेडिकल कॉलेज और बनाया जाए। जी। तो उसके लिए वो चाहते थे कि यहाँ पर फंड रेजिंग करें। सही। तो वो जब आने लगे तो उनका अच्छा ताल्लुक फातमी साहब से भी था। तो जी। उन्होंने फातमी साहब से कहा कि मैं ऐसे ऐसे मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ और हम्म। कोई लिंक हो तो बताइए। तो अच्छा। उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे एक दोस्त हैं नदीम तरीन साहब, आप उनसे मिलिएगा, वो रियाद में हैं। जी। तो अबुल हसन साहब आए, मुझे याद है। मैं उस जमाने में भी मेरी गाड़ी में टेलीफोन हुआ करता था, 92 की बात है ये। जी। तो मैं खर्च में था यहाँ से थोड़ी दूर जगह, तो एक टेलीफोन आया और मुझे एक साहब ने बताया जी। कि ऐसे अबुल हसन सिद्दीकी साहब प्रो वाइस चांसलर हैं, वो आ रहे हैं वहाँ से। लेकिन अलीगढ़ में तो हालत ये है कि आप अगर किसी को भी पैसा दे दीजिए तो वो पैसा भी हो सकता है सही तरीके से न लग सके। जैसे होती है र्यूमर, अक्सर जी। लोग जी। अच्छा काम करने वालों के ऊपर शक ही करते हैं, ये समझते हैं कि ये पैसा इधर उधर खुर्द बुर्द ना हो जाए। सही तो बात। मैं, उन्हें मेरी नेचर का भी पता था कि हो सकता है मैं कुछ कमिट कर लूँ और करने लगूँ। तो उन्होंने जी। मुझसे कहा कि आप जो कुछ करें वो सोच समझ के कीजिएगा, जरा सा उनसे मिलना हो तो सोच समझ के मिलिएगा, जी। बेहतर तो ये है कि मिलिए ही मत। जी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गैर मुनासिब बात होगी कि हम अलीगढ़ के वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर आ रहे हैं और सही। हम उन इज्जत अफजाई ना करें या उनसे ना मिले। सही। तो मैं जैसे ही यहाँ रियाद वापस आया, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे अपने होटल बुला लिया और बात हुई। जी। अगले दिन मैंने उनको घर पर बुलाया और अपने तमाम साथियों से कहा कि भाई आप लोग आइए जी। और जो कुछ कंसर्न है अलीगढ़ के बारे में, जो वेल विशर्स हैं वो लोग बताएं, क्योंकि एक अच्छा मौका है कि हम प्रो वाइस चांसलर से अलीगढ़ के बारे में कुछ अपने कंसर्न्स बता सकें या कुछ कमियां अगर वहाँ हैं तो उनको उजागर कर सकें। जी। तो सब लोग बैठे, दोपहर के बाद जुमे की नमाज के बाद खाना था मेरे घर पर। सब हम्म। लोग बैठे, हमने बात की और उनसे जब बात हुई तो हमने उन्हें ये बताया कि सर ये बातें उड़ती हैं यहाँ पर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही। वो कहने लगे कि देखिए ऐसा करते हैं फिर कि अच्छा आप पैसा मत दीजिए, जी। ठीक है। मैंने कहा आप एक वो दे दीजिए मुझे कमिटमेंट, कि आप मुझे जगह दे दीजिए, सही। मुझे नक्शा दे दीजिए, मैं सही। उस नक्शे के हिसाब से पूरा हॉल बनाकर आपको दे दूंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यस एग्रीड। मैंने कहा आपके जो स्टाफ के लोग या वाइस चांसलर साहब और दूसरे फाइनेंस ऑफिसर्स और स्टेट ऑफिसर्स वो लोग तैयार होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत खुशी खुशी होंगे। जी। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो गरज इससे है कि हमारा काम हो जाए। सही। खैर, मैंने उनसे उनसे कहा कि अच्छा ऐसा है कि मैं आपको और लोगों से भी वो करूंगा और 20 लाख रुपए मैं दे दूंगा। हम्म। लेकिन फिर मुझे अगले दिन ख्याल आया कि मैं, मतलब इकट्ठा करना पैसा बड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा 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 भी करें तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो पाता। सही। तो सही। अगले दिन फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं आपको ये पूरा का पूरा, मैंने अपनी वाइफ से मालूम किया कि भाई ये बात है, अब बताइए क्या इरादा है। एक तरफ तो ये है कि हम एक बड़ा सा घर फ्लैट लें। ले लें दिल्ली सही। और उसे छोड़ दें, जब कभी जाया करें तो उसमें 2 4 दिन रह लिया करें। हम्म। और दूसरी तरफ यह है कि मैं ये हॉल बना दूं, इसमें लड़के रहा करेंगे और सही। इतना बड़ा हॉल होगा, 500 लड़के रहेंगे। हमने वो तकलीफ देखी है कि वहाँ जब हॉस्टल ना मिले तो क्या होता है। तो ये बिल्कुल। एक जनरेशन का फायदा होगा एजुकेशन के सही बात। फील्ड में। फिर जो सही बात। हमसे पहले जिन लोगों ने ये बातें सोची थी उसका फायदा हमने उठाया है। तो सही ये बात। बेस्ट टाइम है कि अब जो नस्ल है वो ये बात सोचे कि हम आगे वालों के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। सही बात। तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, आपका बिल्कुल सही वो है, मेरी तरफ से भी ये है कि अच्छा, वो भी अलिगेरियन है क्योंकि, और वो भी वहीं रही हैं, उन्होंने वहाँ से एमए किया था साइकोलॉजी में। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आप गो अहेड। अच्छा। और तो मैंने वाइस चांसलर साहब से, उनसे पीवीसी साहब से, अबुल हसन सिद्दीकी साहब से किया वादा, और मैंने कहा सर ठीक है, ये हॉल मैं बनवाऊंगा। है। तो वो इस तरीके से वो हॉल हुआ और उसका उन्होंने एक जगह ऐसी है वहाँ पर, ये जगह ऐसी थी कि जो वली मोहम्मद ट्रस्ट की थी, कोई वली मोहम्मद साहब थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी को डोनेट की थी। जी। तो इसमें यूनिवर्सिटी के पैसे से या किसी और ग्रांट से कुछ नहीं बन सकता था। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया कि इसको सिर्फ प्राइवेट फंड से ही बना सकते हैं, और ओके। प्राइवेट फंड इतना बड़ा कहीं से मिल नहीं पाता। सही तो बात। उन्होंने मुझसे कहा कि बस इस जमीन को, क्योंकि उसमें इंक्रोचमेंट वगैरह शुरू हो गया था, जी। तो उन्होंने कहा इस जमीन को बचाने का और घेरने का ये बेस्ट तरीका है कि सही। यहाँ पर हॉल बन जाए। तो उन्होंने जगह चूज करके मुझे दी। सही। फिर आप जानते ही हैं कि नक्शे में और बाकी कामों में आप थे मौजूद वहां पर, बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप लोगों ने देखते ही देखते उसको
जो है माशाल्लाह ऐसा खड़ा कर दिया कि आज उसे जाकर देखकर खुद बिल्कुल मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे अल्लाह ने मुझसे ये काम ले लिया। सही बात है, सही बात नदीम भाई। इट्स वो तो नियत की बात है ना, जिस नियत के साथ इस प्रोजेक्ट पे लगे तो उसमें अल्लाह ने उसी तरीके से उसमें मदद करी। लेकिन नदीम भाई एक एक क्योंकि अलीगढ़ का एक मिजाज और भी है खुशगवार के अलावा, तो एक ये भी बहुत पैरेलल बात रही कि ये नदीम भाई का ही वो नहीं है टोटल कंट्रीब्यूशन, उसमें नदीम भाई ने कलेक्शन किया है एंड इंक्लूडिंग सम ज़कात मनी आल्सो। सो व्हाट इज द कोर रियलिटी, दिस इज हमारी समझ में यह है कि ये टोटल नदीम भाई ने स्पॉन्सर किया है ये हॉल। बिल्कुल 100% सारा बैंक के जरिए पूरा पैसा मैंने अपना पर्सनल पैसा जो मेरे पास था जी वो मैंने भेजा। एक हलाला किसी से नहीं लिया है, ना जक़ात का, मेरा अपना भी जक़ात का उसमें नहीं है, जी और ना किसी और का एक पैसा उसके अंदर, कोई भी किसी सऊदी का, किसी मेरे स्पॉन्सर का, जी किसी मेरे दोस्त का, किसी जानने वाले का या किसी रिश्तेदार का, किसी का एक हलाला नहीं है। कोई जी ये नहीं कह सकता कि एक पैसा, एक पैनी किसी ने उसमें दिया हो। वो जी 100% मेरा अपना डिसीजन था, जी मेरा अपना पैसा था जो जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी लगाया। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, जिस वक्त पहली दफ़ा अबुल हसन सिद्दीकी साहब का एक वो आया मेरे पास, इनलैंड लेटर था, उसमें उन्होंने मुझे बजट लिखा था कि इसमें टोटल तकरीबन $1 मिलियन जो है वो खर्च होंगे। जी मैंने जब पढ़ा, मेरे पास इतने पैसे उस वक्त नहीं थे, जी 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 8 लाख डॉलर होंगे जो हम्म मैंने स्विस बैंक में और कहाँ जमा कर रखे थे। तो वो मुझे देख के, वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा ज़रा पसीना सा आया। मैं खड़ा था ऑफिस में, मैंने कहा यार मैंने ये इतना बड़ा कमिटमेंट कर लिया, हम्म ये कैसे होगा पूरा। हम्म लेकिन फिर ये आया कि नहीं, क्या हुआ, मेहनत करेंगे, कमाएंगे और लगाएंगे, कोई जी परवाह नहीं है। जी तो बस वो ख्याल आया और मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप तारीख तय कीजिए। जी उन्होंने तारीख तय कर दी। और बिल्कुल सही बात है कि जिस वक्त वो तारीख तय हो गई तो मैं उस दिन, अगले दिन उसका वो फाउंडेशन स्टोन रखना था, गवर्नर्स वगैरह आने थे, जी और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं 30 तारीख को आऊँगा, और पहली को जो है वो तो कई लोगों ने उनसे कहा कि साहब ऐसे बहुत से फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं और कौन पूरा करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सही और मेरे पास भी कई लोग आए, उन्होंने भी कहा कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो यूनिवर्सिटी के पास तो बहुत पैसा होता है। और सही तो बात बहरहाल इन सब के बिल्कुल बीच में अल्लाह ने हिम्मत दी और उसी दिन वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और बिल्कुल आपको मालूम है कि 2 साल के अंदर अंदर, वो 93 में उसकी बुनियाद रखी थी, जी 95 में अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो कंप्लीट। गया, अलॉटमेंट्स हो गए थे, रूम और मुझे अलॉटमेंट्स हो पता गए नहीं थे। चला कि कहाँ से आया और जी कहाँ हुआ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें किसी का कोई एक हलाला किसी का कभी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोगों को तो ये पता है ये बात, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अब भी चेमे गोइयाँ अगर कहीं जिक्र होता है तो उसमें होती हैं। तो नदीम भाई हम लोग इस प्रोजेक्ट में अक्सर काफ़ी हाइज एंड लोज रहे और बहुत मुश्किलात से गुजरे, एंड देयर वर सेवरल फेजेस ऑफ लो जब हमने इसको महसूस किया। तो एक बार मुझे याद है कि जब आसपास के लोग इस पर स्टे ले आए थे, और उनका ये था कि भाई उनकी प्रिवेसी जो है वो इससे अफेक्ट होगी। और बल्कि ये भी मुझे याद है, इस बात को 25-30 साल से ज़्यादा हो गए, कि हम लोगों का जो विंडो का डिज़ाइन था तो उसमें एक ग्रिल थी जो हमें बिल्कुल एंड में लगानी थी, और ये स्पेस जो था विंडो का वो स्टूडेंट्स के यूज़ के लिए रखा गया था। तो ये डिसाइड किया गया कि ग्रिल बिल्कुल कमरे के पैरेलल उसके उससे वो लगा दी जाए ताकि लड़के झांक भी ना सकें बाहर। तो वो पूरी स्पेस जो थी वो खराब हो गई हमारी, अब जो हम लोगों ने उसको वो किया है। तो और एक चीज भी मुझे याद है कि एक किसी बॉम्बे के बड़े मशहूर अखबार ने भी इस चीज को लिखा था, कि आपको लिंक किया था किसी अंडरवर्ल्ड उसके साथ किया था। तो नदीम भाई व्हाट वर द एक्चुअल चैलेंजेस, और कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि गलत जगह हाथ डाल दिया, वी विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश दिस मिशन? नहीं, ये तो बात हुई थी कि लोगों ने कहा था कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ चारों तरफ इतने लोग, फैमिलीज रहती हैं। शुरू में ये वो था एप्रीहेंशन लोगों को कि इतने लड़के आएंगे, 500 लड़के यहाँ यूनिवर्सिटी के रहेंगे, तो हो सकता है कोई माहौल खराब हो या फैमिली लाइफ पर असर पड़े। और उसी वजह से वो जो आपने बताया कि डिज़ाइन ऐसा रखा गया था कि उसकी विंडोज़ डीप हों, और जी दूसरे उसका जो मेन एंट्रेंस है एक्चुअली वो साइड रोड पर रखा गया था, सही बात साइड वाली बिल्कुल रोड पर, कि हमने कहा था कि मेन एंट्रेंस इधर से होगा, तो सही बीच सामने की सड़क है उस पर। लेकिन बाद में फिर वो सामने की सड़क से यूज होता है, पीछे वाला तो वहाँ यूज नहीं होता। जी जी
उसके बाद जब ये बन रहा था और हो रहा था तो जाहिर सी बात है, लोगों की जितने मुंह उतनी बातें, तो अखबार वाले भी आए, कई हम्म, अखबार वालों ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद बहुत से निगेटिव उसके अंदर वो छपे कि इसमें ऐसे लड़के रहेंगे और ये होगा और वो होगा। जी जी तो मैंने उनको जब अखबार वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे ये बताया कि भाई जो जो यूनिवर्सिटी के लड़के सेलेक्ट होंगे, जो प्रोसीजर है एडमिशन का वही होगा, कोई उसमें स्पेशल कंसिडरेशन तो है नहीं। जी तो और लड़के पढ़ेंगे। दूसरे फैमिलीज को ये इत्मीनान दिलाया गया कि ये सब बच्चे तो वो हैं जो पढ़ने वाले होंगे, सही। और ये भी फैमिलीज से ही आ रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि जब हॉल बन गया और लड़के रहने लगे तो वो पूरी जो वो लोकेलिटी थी वो इतनी ज़्यादा खुश थी। वो कहते थे कि ये लड़के होने से हमें इतनी ज़्यादा तकवीत है कि हम्म, हमें मालूम है कि अगर किसी भी वक्त कोई भी हमें परेशानी होती है तो ये लड़के हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और जी मौजूद हैं। और कभी बिल्कुल। किसी की कोई आवाज़, कोई हंगामा आराई, कोई किसी किस्म, तो ये तो इतने महजब लड़के होते हैं वहाँ पर। और यही तो तहजीब सिखाई जाती है अलीगढ़ में, सही। कि वो दूसरे के घर वालों को भी अपने घर वाले और अपनी फैमिलीज की तरह ट्रीट करते हैं। हमने भी वो वक्त देखा है कि जब हम लोग रहते थे तो जो फैमिलीज थी उनकी कितनी इज्जत किया करते थे और कितनी रेस्पेक्ट हुआ करती थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ के लड़कों ने प्रूव किया। जी और अब जो लोकेलिटी है वो पूरी की पूरी पूरी बहुत खुश है। पता भी नहीं चलता कि सही। इस हॉल में इतने लड़के रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी न्यूसेंस तो रिपोर्टेड कभी भी उस पे हॉल से नेवर है। नदीम हॉल से नहीं आई। अच्छा नदीम भाई, एक जरा सा एक तल्ख सवाल है, एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। अलीगढ़ से किसी ने मुझे भेजा था, एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ये भेजा कि प्राउड मोमेंट फॉर आईआईटी रुड़की एज दी बी आर्क 2000 बैच सेलिब्रेटेड देयर सिल्वर जुबली reunion by giving back generously with a record 5 crore contribution. Their support for projects like a high-tech ambulance and LBS stadium stand and their aid for deserving students strengthens the institute's legacy. It inspires future generations to carry forward the spirit of excellence and giving. तो मैं इससे मुतालिक एक सवाल ये पूछ रहा हूँ नदीम भाई कि 100 साल से ज़्यादा हो गए एएमयू को, एक ही एएमयू क्यों क्यों रह गई? और बावजूद इसके कि हम हर साल बड़े ढोल नक्कारों के साथ अपनी अकीदत इससे दर्ज कराते हैं, बानिया दरसगाह से अपनी अकीदत को दर्ज कराते हैं, और बड़े बड़े मोहब्बत के दावे किए जाते हैं, तो नया इदारा बनाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम इसको अपने पैरों पे भी नहीं खड़े कर सके। मतलब जैसे अभी एक सुहेल जावेद साहब ने 50 लाख का फंड किया है, एंडोमेंट फंड बनाया है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सका? मतलब इसको बिलाखिर हमने छोड़ क्यों दिया कि सरकार ही इसको पालेगी? नहीं, पहले भी इस तरह के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने शुरू किया था कि हम कोई फंड बनाएं। और मैंने तो उनको ये प्रपोज किया था कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास तो एक इतना अच्छा बड़ा इदारा है जो इनकम जनरेट कर सकता है, तिब्बिया कॉलेज का और दवाखाना तिब्बिया कॉलेज। जी दवाखाना तिब्बिया कॉलेज जो है वो अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और एक ऐसा तिजारती मरकज बन सकता है कि जो करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है। जी और कर भी रहा है, और वो यूनिवर्सिटी को देता होगा ज़रूर कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने ये प्रपोज किया था कि उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की और किसी बिजनेस हाउस के साथ मिलकर उसे करने की ज़रूरत है। कि हम्म, आजकल ब्रांड के ज़माने में जो टाइम है वो ऐसा है कि आप उससे मिलियंस ऑफ मिलियंस कमा सकते हैं। इतना आयुर्वेदिक और ये हकीमी दवाओं की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। हमदर्द लेकिन कर रहा है, उसको हमदर्द कर रहा है। हमदर्द, पूरी हमदर्द यूनिवर्सिटी चल रही है, पूरे बिल्कुल हमदर्द का के इंस्टीट्यूशंस उसी के जरिए चल रहे हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस पर, हालांकि मैंने जब जमीरुद्दीन शाह साहब थे उन्होंने काफ़ी उस बारे में कोशिश की थी और मैंने काफ़ी जोर दिया था और ये कहा था कि इसको अगर आप स्ट्रांग कर दें और इसको, मगर होना यही चाहिए कि आप उसको किसी अच्छे आईआईटी के किसी निकले हुए लड़के को या ऐसे किसी ग्रुप को दें कि जो उसे बिजनेस वेंचर की तरह लेकर चले। यूनिवर्सिटी में सिर्फ टीचिंग और उसके लिए ना हो, बल्कि वो साथ में ये जो दवाखाना है ये बिल्कुल एक अलग यूनिट हो जो कि बिल्कुल इतना फंड रेस कर सकता है ये कि जिससे आपकी तमाम एटलीस्ट जो बिल्डिंग की ज़रूरियात हैं या जो मेंटेनेंस की ज़रूरियात हैं वो सब आराम से पूरी हो सकती हैं, या स्कॉलरशिप्स हैं। बाकी जो गवर्नमेंट देती है वो तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को देती है, तो वो ठीक है, वो जो तनख्वाहें हैं और जो और अखराजात हैं वो। लेकिन मेडिकल कॉलेज, जी खुद तिब्बिया कॉलेज का हॉस्पिटल,
इस सही सब के लिए बहुत बड़ा फंड जनरेट हो सकता है जो आपकी जी आमदनी होगी। सही लेकिन उसमें जरूरी है कि आप उसको बिजनेस वेंचर की तरह लेकर चलें। सही तो अब पता नहीं उसमें कितना काम हो रहा है, उस जमाने में वो अलग दूसरी जगह चला गया था, वहां उनका दवाखाना और उन्होंने शुरू किया होगा। जी मगर मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी भी बहुत जोर देने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि किस तरह हम उसको अगर बनाएंगे तो मतलब इतना 1 करोड़ या 50 लाख के फंड से क्या होता है, कुछ नहीं होता। सही अगर हम कोई एक ऐसा जनरेटिंग जनरेटर हाउस हमारे पास मौजूद है, अगर उससे हम करने लगे तो जी हमारी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। सही बिल्कुल तो सही बात है। नहीं उसमें यही है नदीम भाई। अच्छा आपने कोशिश करी भी थी जहाँ तक मुझे याद है सर सैयद यूनिवर्सिटी कायम करने की भी कोशिश करी थी और एक टेक ओवर करने की भी कोशिश करी थी लोकल यूनिवर्सिटी को। तो ये क्यों मिशन नहीं कामयाब हो पाया? असल में एक तो लोकल लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और साथ में खुद का होना भी बड़ा ज़रूरी है। जी मैं यहाँ से कोशिश करता था, वक्तन फ़वक्तन जाता था। सैयद हामिद साहब ने अल्लाह यरहमू बहुत कोशिश की, साथ दिया। अमानुल्लाह साहब और जी हमारे कुछ मूसा रज़ा साहब, जी शाहिद साहब, हम लोगों ने मिलकर काफ़ी दिन उसके ऊपर काम किया था। एक इंस्टीट्यूशन कायम भी किया था, ट्रस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, दिल्ली में। और उस ज़माने में 2000 में हमने एक इंस्टीट्यूट वहाँ पर कंप्यूटर का शुरू किया था, जी नाफिद की बिल्डिंग में। लेकिन हुआ वही कि प्लानिंग भी की, ज़मीन भी खरीदी। मैंने उसमें गुड़गांव में जी काफ़ी बड़ी ज़मीन वो की थी। जी लेकिन वहाँ क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था तो उस ज़मीन को रिटेन करना मुश्किल हो गया था। लोग आ गए थे इंकरेजमेंट करने के लिए, अच्छी खासी 100 एकड़ ज़मीन मैंने वहाँ पे ली थी। जी लेकिन उसको बचाना मुश्किल हो गया और वो आखिर में वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। जी फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम अलीगढ़ में करेंगे। तो जी अलीगढ़ में हमने आयशा तरीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो है उसके बराबर में ज़मीन इसी नज़रिए से और इसी नीयत से इकट्ठा की कि वहाँ पे हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश भी की। यूपी गवर्नमेंट में उन लोगों ने हमें एलओआई भी दिया और उसके लिए पूरा इंस्पेक्शन हुआ और एलओआई मिला। और कोशिश होती रही, आखिर तक मैं कोशिश करता रहा कि किसी तरह उसका बिल आ जाए और हमें उसकी परमिशन मिल जाए। लेकिन वो बिल नहीं आ सका और उसके बाद वो प्रोजेक्ट रुक गया। फिर कोविड वगैरह आया और वो सारा का सारा वो चेंज होने लगा माहौल। पहले हमारा इरादा था कि हम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बड़ी बनाएंगे, जी अब आकर इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में माहौल ऐसा हो गया कि अब इतने बड़े कैंपस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है, ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मतलब जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। सही लेकिन अलीगढ़ का जो मकाम है या अलीगढ़ की जो बात है वो हमेशा रहेगी, चाहे ये छोटे जो कैंपसेस हैं और दूसरी नई यूनिवर्सिटीज़, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस तरह जापान में या दूसरी जगहों पर देखिए तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। वहाँ छोटी छोटी बिल्डिंग से ही सारे के सारे कोर्सेज और सारी पढ़ाई चलती है। जी लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका एक अलग जो अंदाज है वो तरबियती अंदाज है, क्योंकि बिल्कुल उसमें तालीम के साथ साथ, रिसर्च के ग्रूमिंग साथ साथ तरबियत, ग्रूमिंग भी यस, है ग्रूमिंग ग्रूमिंग जो पर्सनालिटी है ना, ग्रूमिंग भी है जो जी पर्सनालिटीज बनाई जाती हैं, तो सही वो उसके लिए रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ज़रूरी है जी जो अलीगढ़ काम कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जिक्र चलता रहा। मैं अभी आज पुरानी फाइलें कुछ देख रहा था तो उसमें देख रहा था कि जिस ज़माने में रहमान साहब थे तो उस ज़माने में हमने कोशिश की थी कि हम 5 सेंटर्स अलीगढ़ के बनाएं। जी और उसके लिए हमने 3 जगहों पर इंडिया में और 2 जगहों में यहाँ पर दुबई में। मैं दुबई का वो देख रहा था, गुरैर के साथ पूरा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला आज, कि हमने किस तरह उसको उसकी पूरी स्टडी बनाई थी और पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वो है रिमोट सेंटर वो दुबई में बनाया जाए। जी ये बात है मेरे ख्याल में 98 की। आज ही पेपर्स वो सारे मैं निकाल के देख रहा था, वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास है जी उसके पूरी प्रोजेक्ट की, कि किस तरह, कितना स्टाफ होगा, कितने लोग होंगे, कितनी फीस होगी, किस जी तरह बनेगा। उस पे सिग्नेचर हुए हुए थे जाफरी साहब के। उस जमाने में जाफरी साहब प्रो वाइस चांसलर हो गए थे जी और ये गुरैर की तरफ से किसी उनके सीईओ के साइन थे। जी जी लेकिन फिर वो शायद उस पर ऑब्जेक्शन हुआ कुछ, या मुझे नहीं पता कि उसमें क्या वजह हो रही थी कि वो 5 सेंटर्स नहीं हो पाए। जी वही सेंटर्स और वही आइडिया था जो बाद में जब फातमी साहब मिनिस्टर हुए
जी। एजुकेशन HRD वो हुए, वो क्या थे, जो क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जी। तो वो जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुए तब फिर दोबारा से ये दिमाग में आई बात कि इस जी। तरीके से अलीगढ़ के सेंटर्स बनाए जाएं। जी। बल्कि एक मरतबा अर्जुन सिंह जी यहाँ आए थे रियाद, जी। उनका विजिट था सर सैयद डे पर, अमूबा ने उनको बुलाया था। वो वैसे तो स्टेट विजिट पर थे, लेकिन साथ में वो हमारे पास यहाँ भी आए थे। जी। और कुर्बान अली साहब ने उसको वो किया था, और वो आए थे यहाँ पर। आदिल साहब ने और कुर्बान अली साहब ने उसको उनसे अप्रोच करके और कराया था। तो मेरी उनसे, फातमी साहब ने भी उनको बताया हुआ था मेरे बारे में, तो मेरी उनसे होटल में 1-to-1 मीटिंग हुई। जी। और मैंने उनको पूरी फाइल दी अपनी यूनिवर्सिटी की कि सर हम ऐसे ऐसे एक NRIs के लिए और खाली फीमेल के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, जो एक अलग अंदाज की यूनिवर्सिटी हो। जी। तो उन्होंने अपने, उनके सेक्रेटरी भी साथ में थे, उन्होंने वो फाइल पूरी ली और बहुत हम्बली उसको सुना। और सुनने के बाद उन्होंने कहा अच्छा मैं जाकर इसको स्टडी करूंगा और देखूंगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम्म। बाद में उन्होंने फिर फातमी साहब को बताया कि आपके दोस्त आए थे और मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी ये है कि हम कोई और दूसरी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी इस वक्त ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। करना, हमारे लिए अप्रूवल करना मुश्किल होगा। जी। तो आप ये कीजिए कि वो जो सेंटर्स का आपका आइडिया है जी। वो शुरू कीजिए आप। और सेंटर्स जो है आगे चल के क्या होता है वो देखिए, हो सकता है आपको 5 यूनिवर्सिटीज मिल जाएं। जी। तो ये बेसिस था उसका, जो वो उस जमाने में ये 3 सेंटर्स बने, मालापुरम और ये आपका किशनगंज। जगदीशपुर, किशनगंज का। किशनगंज, उसका। जी। उसका। केरला वाला। जी जी। तो जी। ये वो उसकी स्टार्ट उस तरह फातमी साहब ने, जो फातमी कमेटी की रिपोर्ट थी जी। उसके अंदर उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी ने उसको और उनकी कैबिनेट ने या पूरे पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया, उसका फंड एलोकेट हुआ। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश हम लोगों की, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड रहता तो हमेशा था कि सही। कुछ ना कुछ किया जाए। तो सही। ये एक रिजल्ट निकल कर आया। अब उसमें कितना लोगों का साथ रहता है और किस तरह वो सेंटर्स जो हैं वो बढ़ते हैं और पूरा एक यूनिवर्सिटी का की शक्ल में आगे आते हैं, वो देखिए आने वाली नस्लें हैं इंशाल्लाह बनाएंगी, करेंगी। जी, हालांकि मौजूदा सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा हौसला कुन नज़र नहीं आती उन सेंटर्स के मुतालिक भी। जो खबरें आती हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेजिंग नहीं है। लेकिन नदीम भाई, सवाल यही है कि देखिए, जितने एलुमनाई हैं दुनिया में, आपने सोचा इन लाइंस पर, और फ्रैंक इस्लाम साहब ने एक इंडिविजुअल वो कंट्रीब्यूशंस किए, तो इज्तिमाई तौर के ऊपर जैसे ये छोटे छोटे कॉलेजेस थे या सेंटर्स थे, ये क्यों नहीं कायम किए जा सकते? ये एक मूव, इस तरीके का मूवमेंट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से या ओल्ड बॉयज की तरफ से, ये क्यों नहीं इसको इनिशिएट किया गया? देखिए मैं आपसे बताऊं, और मैं हमेशा जहाँ कहीं मुझे जाने का मौका मिला और बोलने का मौका मिला, मैं हमेशा अपने साथियों से यही कहता हूँ कि जो हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि सर सैयद डे हर साल जो मनाया जाता है, उसमें खाली मिलना बैठना, फैमिली गैदरिंग और खाना, ये मकसद नहीं है। जी। बल्कि तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। जब हम मिलते हैं ना तो बैक ऑफ द माइंड हम ये जिक्र जरूर करते हैं, और हमें पता नहीं है कि इसके जरिए से जी। कितने अलीगेरियंस हैं कि उन्होंने अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने इलाकों में कितने इंस्टीट्यूशंस कायम किए हैं, कितने स्कूलों को वो सपोर्ट करते हैं, कितने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सही। तो ऐसा नहीं है कि उस वो मिशन जो है उसको अलीगेरियंस भूल गए हों। जी। तो ये याद दहानी करते रहने की जरूरत है, और सही। इन्हीं में से निकल के आती है। देखिए अब जो किसी ने जिक्र किया तो मेरे तरफ से आ गया, किसी जी। ने जिक्र किया तो फ्रैंक इस्लाम साहब की तरफ से आ गया। सही। इसी तरीके से और कई लोगों ने भी किया है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों आदिल साहब ने अपना घर दे दिया। जी। जी। इसी तरीके से और लोगों ने भी दिया है, अलाना वालों ने दिया, फिर वो लुलु वालों ने दिया। तो जी। ये चीजें हैं जो जिक्र करते रहने से और कोशिश करने से, ये तो वो हैं जो आपको विजिबल नजर आती हैं। सही। लेकिन इसके अलावा भी अलिगेरियंस जहां जहां हैं, जिस जी। जिस जगह है, जी। वो कर रहे हैं और करते हैं। हमें सही। बहुत सी बातों का पता चल जाता है, बहुत सी बातों को पता नहीं चलता। तो हाँ, हमें, लेकिन नदीम भाई वो जो है, देखिए एफर्ट्स, अब देखिए मीडिया का जमाना है और हमें ये पता चलता है, स्कॉलरशिप से आगे बढ़कर
बहुत सब्सटैंशियल कोई प्रोग्रेस इस मामले में नहीं हुई जो नज़र आनी चाहिए। जैसे आपका एक हॉल है पूरा नज़र आता है, एक डिपार्टमेंट नज़र आता है, आदिल भाई का वो घर उन्होंने दिया है वो नज़र आता है। जब मैं देखता हूँ कि अमेरिका के ओल्ड बॉयज़ और मिडल ईस्ट के ओल्ड बॉयज़ जो हैं उनकी सोच स्कॉलरशिप्स को लेकर या प्लेसमेंट या एम्प्लॉयमेंट से लेकर उससे आगे नहीं बढ़ पाई है। बहुत बहुत महदूद उसके साथ वो चल रहा है। इट शुड बी मैग्निफाइड। बहुत हाई लेवल के ऊपर या बड़े लेवल के ऊपर जो काम होना चाहिए वो गालिबन नहीं हो रहा। सही है, वो अच्छी बात है, उसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। और जी। मेरे ख्याल में ये जिस तरह हम बात करते हैं और जिस तरह बार बार जिक्र होता है और मिलते हैं बैठते हैं, तो इंशाल्लाह कोई मौका ऐसा भी किसी भी वक्त आ सकता है कि कोई अच्छा बड़ा काम हो जाए। मैं जिस जमाने में ईसी में था या कोर्ट का मेंबर था, तो मैंने वाइस चांसलर साहब से पूछा था और कहा था कि कोई नई फैकल्टी या नई टेक्नोलॉजी की स्कीम या वो बनाइए कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करें सही। और उसको लेकर ना पेश करें, तब तक लोग नहीं जुड़ते। सही। तो अब जरूरत इस बात की है कि कोई अच्छी नई चीज जो आने वाली जनरेशन के लिए हो, क्योंकि जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो 21st सेंचुरी के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, सही। 20th सेंचुरी के लिए। सही। सही। अब आने वाले 100 सालों के लिए जो आने वाला वक्त है, उसके लिए क्या जी। नई चीज की जरूरत है, उस बिल्कुल। पर थिंक टैंक को बैठकर सोचना चाहिए कि हम क्या चीज यूनिवर्सिटी को देना चाह रहे हैं और बिल्कुल। किस फॉर्म में उसको लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। सोचकर अगर हम उसके लिए प्लान करें जी। और फिर उसको ले जाकर अपने लोगों के सामने रखें कि बिल्कुल। साहब अब हमारा ये एजेंडा है और ये प्रोग्राम है, जी। आइए। तो जिस तरह सर सैयद ने किया था, उन्होंने भी तो एक प्लान बनाया था ना। सही बात। और प्लान बनाने के बाद उसको होते होते 20 साल लगे, 40 साल लगे, और आज तक वो बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। अगर हम कोई प्लान बना लेंगे और उसको लेकर चलेंगे, तो जी। इंशाल्लाह जरूर हमें साथी मिलेंगे। मैं जी। आपको बताऊं, हॉस्टल्स की तो अभी भी कमी है। जी। हमने पिछले दिनों हमारे यहाँ अलीगढ़, ये हमारी एसोसिएशन ने यहाँ पर कोशिश की और बैठकर सबने बात की और ये कोशिश की कि हम एक हॉल ऑफ रेजिडेंस और बनाएं। तो हमने रियाद हॉल के नाम से वहाँ जी। पर एक हॉल की बुनियाद रखी। जी। और उसमें तकरीबन कमरे तो मेरे ख्याल में 280 या कितने कमरे हैं, 800 लड़कों की स्ट्रेंथ का वो हॉल है। जी। और वो शुरू किया हमने कोविड से पहले। जी। और उसमें तकरीबन 130 कमरे, 140 कमरे, जिसमें 80 कमरे लोगों ने डोनेट किए थे। जी। और उसमें हमने ये प्रोग्राम रखा था कि हर शख्स उसमें 3 लाख रुपए दे। ड्यूटी सोसाइटी का एक अकाउंट था, तो ड्यूटी सोसाइटी के नाम से। पर हम उससे हॉल बनाए, तो वो हमने बनाया, वो मेरे ही अंडर में बन रहा था। जी। तो तकरीबन उसमें 130 140 कमरे तैयार हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा थे और बीच में कोविड आ गया, तो वो पूरा का पूरा वो हॉल का कंस्ट्रक्शन है वो सब रुक गया, नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जल्दी उसको रिवाइवल करके और उसको जितना भी है तैयार, उसको हम हैंडिंग ओवर कर दें, जी। ताकि वो यूज में आना शुरू करे हो और दोबारा से फिर। तो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया जी। और मिलकर एक कोशिश ये की गई कि बजाय इसके कोई एक इंडिविजुअल इतना बड़ा कोई काम करे, उसके हाँ। बाद दूसरों को भी चांस देना चाहिए। तो दुबई के लोगों ने भी दिया, कुछ इंग्लैंड के लोगों ने दिए, एक एक दो दो कमरे जी। इस तरीके से आए। और हमने कहा कि सर सैयद हॉल की तरह उसके ऊपर उनके नाम लगा दिए नाम लिखे जाएंगे जाए। जी। और जी। उनका की तरफ से वो डोनेशन हो जाएगा। जी। तो वो कोशिश हुई है, हो रही है। एक और दूसरा हॉल है जो अंबेडकर एनेक्सी के पास है, वो मैंने अपनी तरफ से जी। वो एक जो उसका एरिया है वो तैयार है तकरीबन। वो भी 400 लड़कों का है और दूसरा एक और उसके बराबर में 400 लड़कों का है। तो ये दो हॉल्स हैं जी। कि जिनके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोविड की वजह से पूरा जो प्रोग्राम थे जो चल रहे थे कोविड से पहले, वो डिस्टर्ब हुए। डाउन हो गए थे, लेकिन अब दोबारा उसको इंशाल्लाह करने का जी। इरादा है। जी। तो वो जल्दी दोनों पूरे होंगे। ये इंशाल्लाह। तो हॉस्टल के लेवल पर है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा जहन में हमेशा से ये था कि कोई नई फैकल्टी जी। या नई चीज भी ऐसी आए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि लोग पहले से कोई खाका ला के रखें और कोई बिल्कुल। प्रोग्राम बनाएं कि हम क्या चाहते हैं आने वाली बिल्कुल। नस्ल के लिए, कौन सी नई चीज़ ऐसी होगी कि जो होनी चाहिए। उसको जब रखेंगे तो मैं समझता हूँ लोग आएंगे आगे और बिल्कुल। करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अब उसमें यही बात हो रही है नदीम भाई, जैसे आदिल भाई से बात हो रही थी, उन्होंने ये तजवीज़ रखी कि आने वाला जो दौर है वो कन्वेंशनल जॉब्स का शायद ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उसको मास लेवल के ऊपर और अच्छे लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना और उसका शोबा अलग से होना
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं compete कर सकें। अच्छा नदीम भाई, आप यू आर एन इंस्पिरेशन इन योरसेल्फ, हम सब के लिए आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए, मेरे रोल मॉडल तो जिस तरह हमारे सब अलिगेरियंस के हैं, सर सैयद, और दुनिया में सर सैयद, और दीनी लिहाज से पूरी कौम के लिए समझें तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। यही दो रोल मॉडल जी। हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह, जी। जो दीनी लिहाज से हमारे लिए कायद हैं, और जिनकी तालीमात और जिनके ऊपर हम सब की ज़िंदगी बेस्ड है, ज़िंदगी भी और आखिरत भी। जी। और दुनिया में अगर देखिए तो जितनी अवेयरनेस और जितनी भलाई की फिक्र सर सैयद ने सोची, वो सही। सब हमारे लिए मशाल राह है। और हम सब को, पूरी जनरेशन्स को संभालने का काम और होश देने का काम उन्होंने किया था। सही बात। वही हमारे रोल मॉडल हैं। सही बात। अच्छा नदीम भाई, चलते चलते एक सवाल ये कि बहुत सारी अलीगढ़ में जो वक्त गुजरा है तो सबकी बड़ी मज़ेदार खट्टी मीठी यादें होती हैं। आपको कोई चीज़ ऐसी याद हो जो आपके साथ ज़िंदगी भर साथ रही? वैसे तो वहाँ पे हर रोज़ एक नया दिन होता था। जिस किस्म की ज़िंदगी वहाँ पे हॉस्टल में होती थी कि बिल्कुल मुफलिसी का ही वो रहता था, लेकिन उसके बावजूद बादशाहत होती थी। तो कोई चीज़ ऐसी आपको याद हो जो आपके साथ रही ज़िंदगी भर? बहुत सी चीजें थी वहां तो, जैसे आपने बताया कि रोज कोई ना कोई हिकायत। तो फिर हमारा जमाना इतना पुरशोभ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये माइनॉरिटी कैरेक्टर का मूवमेंट चल रहा था, और जितने जी। वो थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब और आजम भाई और ये सब, जावेद हबीब साहब, और पूरे जो यूनियन का बहुत अच्छा वो था दौर। और हम लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे भी, हम हॉल में रहते थे तो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो ये तो यूनियन की तो चीज़ें अपनी जगह थी। जब हम गए और फिर दिल्ली में हमने माइनॉरिटी कैरेक्टर कैरेक्टर के लिए उस जमाने में डिमॉन्स्ट्रेशन किया, और जी। फिर हम 47 लड़के जो है वो तिहाड़ जेल में भी रहे। मैं और मेरे और 3 कजिन्स हम लोग साथ थे जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए तिहाड़ में रहे थे हम्म। 73 में। अच्छा। तो वो तो एक अलग कहानी थी, जिसमें आरिफ भाई की क़यादत में हम लोग सब के सब वहाँ थे। जी। स्टूडेंट्स लाइफ थी। लेकिन उसके बाद फिर आ गए खुसरो साहब। जी। तो खुसरो साहब का ज़माना जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही दिलचस्प रहा। और बिल्कुल। हमारा वो इंजीनियरिंग का ज़माना था, जब हमने इंजीनियरिंग के पूरे 5 साल किए। तो मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा जब फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था, उस ज़माने में थोड़ा लेट एग्ज़ाम्स होते थे, लाइट चली जाती थी और दूसरे होते, तो देर से एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो एक हमारा फाइनल पेपर था, उसके अंदर कुछ हम लोग रीडिंग रूम में बैठे हुए पढ़ रहे थे, तो कुछ लड़के आए और वो बात करने लगे कि साहब, हम लोग वाइस चांसलर के पास जाकर और ये कल का पेपर जो है वो पोस्टपोन करा देंगे, जुम्मे का दिन था। तो मैं भी सुन रहा था, मेरे एक दोस्त थे नजीबुल्ला खान, वो थे, हम दोनों सुन रहे थे। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात है, हमारी तो तैयारी हो गई और अभी इंटरव्यूज का ज़माना आएगा, जॉब्स निकलेंगे और हम सब उसमें रह जाएंगे फिर। हम्म। तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो खामोशी से हम चलते हैं और चल के वाइस चांसलर से पहले ही मिल लेते हैं। जी। तो वो हम इससे पहले कि ये लोग जाएं, और ये जाके, ये मुश्ताक भाई उस जमाने में प्रेसिडेंट थे, इनका प्रोग्राम ये था कि मुश्ताक भाई को लेकर जाएंगे वाइस चांसलर के पास, और ये पेपर पोस्ट। उस जमाने में खुसरो साहब इतने काइंड थे और इतने, वो समझते थे कि हाँ, रात में लाइट नहीं आई या तैयारी नहीं हुई तो ठीक है, पोस्टपोन कर दो, उन्हें पता नहीं होता था। जी। तो मैं और वो दोनों गए प्रो वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में, वाइस चांसलर बैठे थे, वहाँ मीटिंग हो रही थी। वो उनके जो पीए थे वो मेरे अजीज थे। मैंने उनसे जाके कहा कि इशरत भाई, ऐसे ऐसे मुझे वाइस चांसलर से मिलना है, उनसे बात करनी है। एक तो ये कि लड़कों में इतनी हिम्मत होना कि जी। वो जाएं और वाइस चांसलर से जाके ये कहें कि साहब देखिए, पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, सही। अपने आप में एक वो थी। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा इशरत भाई देखिए, ऐसे ऐसे बात है और हमें मिलना जरूरी है। तो वो कहने लगे, मैं अंदर तो तुम्हें नहीं जाने दे सकता या नहीं वो कर सकता, अभी ये निकल के गाड़ी में बैठेंगे। तो वो कॉरिडोर में आते थे निकल के पोर्टिको में। जी। तो उन्होंने कहा, जब वो पोर्टिको में निकल के आए तब तुम जाके, तो मैं बता दूंगा जब वो निकल रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही वो निकलने को हुए अपना वो लेकर, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं फौरन आ गया उनके पास और मैंने आके उनसे कहा कि सर, ऐसे ऐसे बात है और कल जो है पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो वो मुझसे कहने लगे, कम टू द प्रॉपर प्लेस, कम टू द प्रॉपर टाइम। तो मैंने कहा, जब प्रॉपर टाइम और जब आएगा, अभी आप वाइस चांसलर ऑफिस पहुंचेंगे, वहाँ मुश्ताक साहब बैठे होंगे और वो आपके पास लेकर आ जाएंगे, वो कहेंगे पेपर पोस्टपोन कर दो, आप पेपर पोस्टपोन कर देंगे, ये क्या जी। बात हुई। जी।
अब उन्होंने जब ये हिम्मत बोले दोस्त फिर से बताओ क्या कह रहे हो तुम, पेपर शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड और पेपर शुड बी पोस्टपोन्ड। हाँ। मैंने कहा सर पेपर शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड। जी। आप खुश हुए, कहने लगे दोस्त हाथ मिलाओ। अच्छा। रात का अंदाज ऐसा होता था, कहते थे जी। दोस्त हाथ मिलाओ। सही। कहने लगे कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लड़का ये कहने आया है कि पेपर शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड। सही बात। तो कहने लगे दोस्त अब तुम बेफिक्र हो जाओ, जी। अब मैं देख लूंगा। और सही। वो गाड़ी में बैठकर भी जी। पहले तो मुझसे बोले कि दोस्त एक चाय मेरे साथ चाय पियो आकर। तो मैंने कहा अच्छा। सर कल पेपर है, अब तो हम लोग तैयारी में करेंगे। जी। तो गाड़ी में बैठते बैठते भी हाथ हिला के कहने लगे कि दोस्त प्रोपेगेंडा कर दो, सबको बता दो कि कल का पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। अच्छा। खैर जब वो वाइस चांसलर ऑफिस पहुंचे तो वही हुआ, मुश्ताक भाई बैठे हुए थे वहाँ। जी। अल्लाह ताला मगफिरत करे। और आमीन। वो साहब जो पोस्टपोन कराने गए थे वो भी बैठे हुए थे, तो जी। उन्होंने जाके उनसे बताया। तो खुसरो साहब तो माशाल्लाह थे, उन्होंने कहा देखिए साहब मुझसे बात मत कीजिए, मेरे पास अभी 50 लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन आया था और वो ये कह रहे थे कि पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, लिहाजा आप ये बात मुझसे मत कीजिए, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, ऐसा होगा, कल को ही होगा। सही। सही बात ऐसे है। ऐसी चीजें हुआ करती थी कि बिल्कुल। जिंदगी भर आदमी के ऊपर चिपक जाती थी कि कैसे कैसे वहां पे और दसियों किस्से और दसियों बातें ऐसी बिल्कुल। होती थी। बिल्कुल। 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 चंडीगढ़ में अजब ट्रेनिंग थी और अजब बात थी सही बात, माशाल्लाह। सही बात, सही बात। नदीम भाई, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, चलती हैं माशाल्लाह। और मजीद दुआएं हैं कि आप सेहतमंद रहें और जो मिशंस आपके हैं मादर दस्का को लेकर के और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। रिया जजाकल्ला। मैं अलिगेरियंस को सबको ही मुबारकबाद दूंगा, जिन लोगों को वहाँ पढ़ने का मौका मिला है वो खुश नसीब थे।